मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल क्रिश उस्मान के सीजन 3 की एपिसोड नंबर 62 के बारे में। तो नाज़रीन, एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे जंगल में एक मुकाम पर मंगोलों ने पड़ाव डाला होता है और वो सब घुटनों में बैठकर अपने आप में ही मगन होते हैं। इसी लम्हे मंगोल कमांडर वहाँ आता है और गेगातू से कहता है वो उस्मान को कत्ल करने ले जा रहे हैं। यही कहते सादिक कमांडर वहाँ से चला जाता है और गेगातू कहता है मैं कसम खाता हूँ कि उस्मान का खून जमीन पर बहेगा। तुम एरली खान से मिलोगे उस्मान। उधर उस्मान और उसके जांबाज जमीन पर बंधे होते हैं जबकि करीबी में मंगोल अपने घोड़े दौड़ा रहे होते हैं। इसके साथ ही मंगोल कमांडर आगे बढ़कर उस्मान के जांबाजों पर तशद्दुद करता है और बारी बारी सबको मारने के बाद जरुकता के पास आता है। फिर उस्मान से कहता है जब गेगातू आएगा तो तुम इन जंगली घोड़ों के पांव तले रोंदे जाओगे। घोड़ों के पांव की नालियां तुम्हारे खून से रंगीन होगी, तुम्हारी लाश की खुशबू यहाँ फैलेगी। तो उस्मान गरजते हुए कहता है घोड़ा तुर्कू का एक बाजू है, घोड़ा तुर्कू की मुराद है। तुमने कब देखा कि हम घोड़ों से डरते हैं? घोड़ों को बुलाओ। यहाँ तक कि इंतहाई वैशी जंगली घोड़ों को भी हमने अपने हाथों से पाला है। चलो जल्दी करो। जबकि उधर से गेगातू अपने सिपाहियों के साथ इसी जानिब आ रहा होता है। इधर मंगोल कमांडर जरुकताई से कहता है गद्दारों का अंजाम दर्दनाक होता है। यही कहते साथ ही वो जरुकताई पर टूट पड़ता है और उस्मान कहता है तुम जैसे गद्दारों का अंजाम सबको मालूम है। हम में से एक मरता है तो हजारों जीते हैं, लेकिन तुम्हारा अंजाम बदतर होगा, तुम्हारा हिसाब मुश्किल हो जाएगा। जैसे जैसे मंगोल कमांडर जरुकताई को मारता है उस्मान की आवाज भी बुलंद होती जाती है और उस्मान का गुस्सा बढ़ता ही चला जाता है। उस्मान चिल्लाते हुए कहता है छोड़ दो कमीने, इसे छोड़ दो। जबकि जरुकताई को तकलीफ में देखकर उस्मान के बाकी जांबाजों को भी बहुत गुस्सा आता है। इसी लम्हे एक मंगोल सिपाही वहां आता है और कमांडर से कहता है गेगातू आ रहा है जनाब। यह सुनकर कमांडर घुड़सवारों से कहता है घोड़ों को तैयार करो। यह कहते साथ ही कमांडर हंसता हुआ आगे बढ़ जाता है और उस्मान जरुकताई से पूछता है भाई क्या तुम ठीक हो? जवाबन जरुकताई मुस्कुराते हुए कहता है मैं ठीक हूँ हुजूर, मैं ठीक हूँ। इधर सोगौत के कमरे में आलिम शाह और गुंदोज खड़े होते हैं। इस लम्हे दरगाह के बाहर सारा मंजर देखने वाला कमांडर वहां आता है और आलिम शाह से कहता है उस्मान साहब की खवातीन दरगाह में जमा हुई, उन्होंने सरदारान को बुलाया, वो कुछ मंसूबे कर रही है। यह सुनकर गुंदोज और आलिम शाह को बहुत गुस्सा आता है और आलिम शाह कहता है जाहिरा खवातीन आराम से नहीं बैठेंगी गुंदोज साहब, आप पोस्ट पर नहीं बैठे। वो सरदारान के दिमागों में जहर भर रही है। जब हम कबीले में होंगे तो कोई हमारे खिलाफ खड़ा नहीं होगा। उनके लिए सबसे मुनासिब चीज उन्हें कबीला बदर करना है। यह सुनकर गुंदोज की आंखें खुली की खुली रह जाती है। आलिम शाह मजीद कहता है उनके साथ सलजान खातून को भी। इस पर गुंदोज कहता है आप क्या कह रहे हैं वजीर आलिम शाह? मैंने सब कुछ कबीले की ताहत के लिए किया। अगर कोई शख्स तकलीफ में मुब्तला हो तो वो पोस्ट मुझ पर हराम है, और अब अगर मैं अपनी माँ, भाई और भाभियों को कबीला बदर कर दूं तो ताहत कैसे होगा? तो आलिम शाह कहता है गुंदोज साहब ये उनका हक है। जवाबन गुंदोज गुस्से से कहता है यह कोई हक नहीं वजीर आलिम शाह। जब जुल्म खिड़की से दाखिल होता है तो रिवायत दरवाजे से आती है। अगर मैं अब अपने कबीले की औरतों को अजनबियों के हवाले कर दूं तो मैं उस पोस्ट पर कैसे बैठ सकता हूँ? मैं अपने कबीले का सरदार कैसे बनूंगा? तो आलिम शाह कहता है क्या आप जानते हैं कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो पोस्ट आपका हक है गुंदोज साहब? सिर्फ और सिर्फ आपके रहम की वजह से। मैं जानता हूँ कि हमेशा आपका रहम आपके हिर्स पर हावी होता है। आपका काम पोस्ट पर बैठना नहीं बल्कि अपने लोगों का दोस्त बनना है। अपने लोगों का दोस्त बनने के लिए आपको पहले फितना खत्म करना होगा। फितना किसने पैदा किया? खवातीन ने। जवाबन गुंदोज कहता है ये जायज नहीं है वजीर आलिम शाह। मैं समझता हूँ कि आपने पहले कभी ऐसा नहीं कहा। चलें आप सलामत रहें। यह कहते साथ ही गुंदोज वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब जंगल में कोशिश, तुर्गुत और सिपाही उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहाँ पे कोशिश का कमांडर अपने सिपाहियों के साथ खड़ा होता है। घोड़ों से उतरने के बाद तुर्गुत को तान का शुक्रिया अदा करता है और कोशिश अपने सिपाहियों से कहता है मेरे अजीम जंगजुओं। यह सुनते ही तमाम बाज़ंतीनी सिपाही घुटन बल बैठ जाते हैं। इसके साथ ही कोशिश कमांडर के रोज के साथ गले मिलता है और किरोज कहता है मैं हमेशा आपके साथ हूँ गवर्नर कोशिश, और मेरे सिपाही भी। हम सिर्फ मौत के वक्त साथ छोड़ने की कसम खा सकते हैं। यही कहते साथ ही कमांडर कोशिश की अंगूठी उसे दे देता है और कोशिश कहता है हम उस्मान साहब को बचाने के लिए तुर्गुत साहब और इनके सिपाहियों का साथ देंगे। तो तुर्गुत कहता है मेरा जंगजू कोनिया के रास्ते पर सुराग तलाश कर रहा है, हम उस्मान साहब का ठिकाना तलाश कर लेंगे। इस पर कैरोज कहता है जैसे आप चाहेंगे वैसा ही होगा। इसके साथ ही तुर्गुत और कोशिश अपने अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इधर काई कबले में दाऊद उस्ताद कुछ सिपाहियों को तलवारें दे रहे होते हैं। इसी लम्हे गुंदोज बुरान के साथ वहाँ आता है और सिपाहियों को देखकर कहता है आप मुझे खबर दिए बगैर कबीले में क्या कर रहे हैं? यह कौन है? तो दाऊद उस्ताद कहते हैं यह उस्मान साहब के नए सिपाही हैं गुंदोज साहब। यह सुनकर गुंदोज को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है देर ना करें, बताइए सिपाही कौन है? जवाबन दाऊद उस्ताद कहते हैं हम कब देर कर रहे हैं हुजूर, जैसा कि मैंने कहा ये उस्मान साहब के नए सिपाही हैं। इस पर गुंदोज चिल्लाते हुए कहता है क्या मेरी इजाजत के बगैर सिपाही कबीले में मुलाजिम हैं? मैं आखिरी बात पूछ रहा हूँ दाऊद उस्ताद, यह सिपाही कौन है और कहाँ से आए हैं? तो मलहून खातून सिपाहियों के दरमियान से आगे बढ़ते हुए कहते हैं किजल साहब के कबीले से। ये मेरे अबाओ अजदाद की सरजमीन से आए हैं। ये बहादुर हमारे साथ खड़े होंगे और जो आपको कहा गया हरगिज नहीं होगा। तो गुंदोज कहता है मैं जानता हूँ कि अब क्या होगा और क्या नहीं मलहून खातून, लेकिन ये जगह इसके लिए मौजूद नहीं है। खेमे में आप सबका इंतजार करूंगा और आपका भी दाऊद उस्ताद। यह कहते साथ ही गुंदोज वहाँ से चला जाता है।
दूसरी जानिब मंगोल पड़ाव में मंगोल सिपाही उस्मान और उसके जांबाजों को मारने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े होते हैं, मगर इसलिए में तुर्गुत और उसके सिपाही वहां पहुंचकर मंगोलों पर हमला आवर होते हैं। ये देखकर उस्मान और उसके सिपाही बहुत खुश होते हैं और उस्मान कहता है, अरे माशाल्लाह, जबकि तुर्गुत और उसके जांबाज मंगोलों को काटना शुरू कर देते हैं। ये देखकर मंगोल कमांडर घुड़सवारों को उस्मान और उसके सिपाहियों की जानिब दौड़ा देता है। घुड़सवारों को अपनी जानिब बढ़ता हुआ देखकर उस्मान और उसके सिपाही बहुत परेशान हो जाते हैं और तुर्गुत के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, उस्मान साहब। हर तरफ एक अजीब हलचल मच जाती है, मगर घुड़सवारों के उन तक पहुंचने से पहले ही घुड़सवारों पर अंधाधुंध तीर बरसने शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते घुड़सवार जमीन बोस हो जाते हैं। तो नाज़रीन, ये तीर मारने वाले कोशिश और उसके सिपाही होते हैं। कोशिश को देखकर उस्मान बहुत खुश होता है, जबकि कोशिश और उसके सिपाही मंगोलों पर तीर बरसाते हुए उस्मान और उसके सिपाही के करीब आ रहे होते हैं। अपने करीब मौजूद मंगोल सिपाहियों को मौत के घाट उतारने के बाद तुर्गुत और कोशिश बड़ी फुर्ती के साथ तलवारों से रस्सियां काटनी शुरू कर देते हैं। आजाद होने के बाद उस्मान कहता है, यह सिर्फ इंतकाम नहीं है, ये इंतकाम से अलग है। तुम मंगोलों से लड़ रहे हो कोशिश। तो कोशिश कहता है, मुझ पर इल्जाम ना लगाए उस्मान साहब, हम अभी तक इंतकाम नहीं ले सके। इसके अलावा मेरी बहन का शोहर एक बहुत ही बहादुर शख्स है। इसके साथ ही उस्मान दूर खड़े मंगोलों की जानिब बढ़ने लगते हैं तो तुर्गुत उस्मान को रोक देता है और कहता है, हमें पीछे हटना होगा, बहुत ज्यादा तादाद में आ जाएंगे उस्मान साहब। यह सुनकर उस्मान सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, हम वापस जाएंगे, चलो। इसके साथ ही बाज़ंतीनी सिपाहियों के इशारे में वो सब पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। इधर काई कबीले में गुंदोज के सामने कई खवातीन और दो उस्ताद खड़े होते हैं और गुंदोज कहता है, मलहून खातून ये सिपाही इस कबीले में नहीं रहेंगे, वो उसी जगह जाएंगे जहाँ से वो आए हैं। तो बाला खातून कहती है, सिपाही यही रहेंगे गुंदोज साहब, और उस वक्त तक रहेंगे जब तक आप इस सरदारी के ख्वाब से बेदार नहीं होते। फिर मलहून खातून कहती है, जब तक उस्मान साहब वापस ना आ जाए सिपाही यही रहेंगे, ये हुक्म है। फिर सलजार खातून उन दोनों की बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, बज़ाहिर उस वजीर ने तुम्हें शाम की जुबान से ज़हर दिया है, लेकिन हम तुम्हें झुका देंगे, हम तुम्हें जिरगा हरगिज नहीं करने देंगे। खातून की बातें सुनकर गुंदोज गुस्से से लाल हो जाता है और कहता है, यानी फिर आप मुझे जिरगा नहीं करने देंगे? ठीक है, फिर अपने आप को तैयार करें, आप अब इस कबीले में नहीं रह सकते। यह सुनकर बाला खातून, मलहून खातून और सलजार खातून पर गम के बादल टूट पड़ते हैं। गुंदोज मस्जिद कहता है, मैं आपको कबीला बदर करता हूँ, काई कबीला बगैर सरदार के नहीं रहेगा, जिरगा होगा और मैं सरदार के लिए मौजूद हूँ। मेरतल गाजी का बेटा गुंदोज साहब, मैं काई कबीले के सरदार बनूंगा जो जिरगे के जरिए मुंतखब किया जाएगा। गुंदोज की बातें सुनकर खातून को एक जोरदार दचका लगता है। उधर गेगातू अपने सिपाहियों के साथ उस मुकाम पर पहुंचता है जहाँ पे उस्मान और उसके जांबाज बंधे थे, मगर गेगातू देखता है कि वहाँ पे मंगोल सिपाहियों की लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं। ये देखकर गेगातू के उस्सान खता हो जाते हैं और वो घोड़े से उतरने के बाद भी यकीनी की कैफियत में अपने सिपाहियों की लाशों को देखता ही रह जाता है। फिर सर झुकाए घुटनों में बैठे मंगोल कमांडर से पूछता है, उस्मान कहाँ है? मंगोल कमांडर के जवाब न देने पर गेगातू से लात मारकर पीछे फेंक देता है और एक बार फिर चिल्लाते हुए कहता है, उस्मान कहाँ है? मैं तुम्हारा दिल चीर दूंगा उस्मान। यह कहते साथ ही गेगातू अपनी तलवार बेनियाम कर लेता है तो मंगोल कमांडर के पसीने छूट जाते हैं। इधर काई कबीले में गुंदोज कहता है, ताकि कबीले में कोई तफरका ना हो, इसलिए तुम्हें सर्दी गाँव इनागोल में जिला वतन कर दिया जाएगा। तो सलजार खातून कहती है, आप क्या कह रहे हैं गुंदोज साहब, यह कौन सी रवायात है? जवाबन गुंदोज कहता है, यह सरदार की रिवायत है जो अपने कबीले की हिफाजत सबसे बढ़कर करता है अम्मा, इख्तिलाफ ना करें। इसके साथ ही दादू उस्ताद आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा गुंदोज साहब, आपके दिमाग में जो है उसे भूल जाए। यह सुनकर गुंदोज खड़ा हो जाता है और कहता है, जो सरदार के हुक्म के खिलाफ जाए और कबीले में तफरका डाले, मैं हर उस शख्स को कबीले से निकाल दूंगा, चाहे वो कोई भी हो, और मैं इससे बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। इस पर मलहून खातून चिल्लाते हुए कहती है, आप ही हैं जो तकसीम का बाइस बने गुंदोज साहब, यह वाज़ेह है कि आपको पोस्ट बहुत पसंद आई है। फिर बाला खातून कहती है, उस्मान साहब की बेगुनाही का ख्याल भी है, यह अभी भी आपके दिल को जला रहा है, क्या ऐसा नहीं है गुंदोज साहब? आप हमसे इतना डरते क्यों हैं? कौन जानता है कि आप उस्मान साहब को वापस आने से रोकने के लिए कौन सी चालें चल रहे हैं? तो गुंदोज कहता है, तुम्हें अच्छा दिखाने के लिए मैं अपने कबीले और लोगों को आग में नहीं धकेल सकता बाला खातून, तुम्हारा मुझे समझने का कोई इरादा नहीं है और मैं ये देख रहा हूँ, ये हम सब की भलाई के लिए है। जब तक कबीले में इत्तेहाद वापस ना आ जाए तुम लोग गाँव में रहोगे। यह सुनकर सलजार खातून आगे बढ़ते हुए कहती है, उस्मान साहब के चचा ने भी उनके साथ ये गद्दारी नहीं की थी, तुम इतना कैसे गिर सकते हो गुंदोज? मान लो कि तुमने अपना दिमाग उस वजीर के हाथ में दे दिया है, तुम्हारे दिल का क्या होगा? क्या तुम्हारा दिल भी उस कमीने के हाथ में है? ये क्या जुल्म है गुंदोज? जवाबन गुंदोज कहता है, आप बारी बात कर रही हैं अम्मी जान। इस पर सलजार खातून कहती है, मैं बारी बात कर रही हूँ? तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी चची बारी अल्फाज बोलती है, अगर तुम्हारी वालदा मरहुमा होती तो तुम्हारे मुंह पर थूक देती। तुम्हारे दादा सुलेमान शाह और बाबर तलगाजी का खून तुम्हारी रगों में दौड़ता है, क्या तुम्हें इस पर भी शर्म नहीं आती? मैं किससे बात कर रही हूँ? मेरे सामने ये चेहरा मेरे प्यारे गुंदोज का नहीं है, तुम्हारे चेहरे पर कोई खून और कोई नूर बाकी नहीं रहा मरहूम गुंदोज। अब से तुम मेरे लिए उस वजीर की तरह बेखून और बेनूर कमीने हो। सलजार खातून की बातें सुनकर गुंदोज को बहुत दुख होता है और वो कहता है, ये क्या है? अब मुझे पता चला कि मैंने आपको कबीला बदर करने का फैसला बिल्कुल ठीक लिया है। इस पर सलजार खातून गुस्से से कहती है,
बस बहुत हो गया। इसके साथ ही खवातीन जाने लगती हैं तो बालाहतुन को पेट में शदीद तकलीफ महसूस होती है और गुंदोज कहता है तुम कल इस कबीले को छोड़ दोगे जब तक आपको एहसास ना हो कि मुत्तहिद होने का तरीका क्या है, तुम वही रहोगे। इसके साथ ही खवातीन और दाऊद उस्ताद वहाँ से चले जाते हैं। उधर जंगल में उस्मान तुर्गुत, कोशिश और सिपाहियों के साथ खड़ा होता है। कोशिश कहता है नेकुला और वजीर ने मेरा किला मुझसे छीन लिया। नेकुला के झंडे अब हरमान काया की दीवारों पर लहरा रहे हैं। तो उस्मान कहता है वो कहते हैं कि उसने हरमान काया किला नेकुला को दे दिया। वजीर के बनाए के निजाम में हुक्मरानों के लिए कुछ नहीं है कोशिश, उसकी वाहिद फिक्र उसकी ताकत है। उसका इरादा तो पैरोकारों को अपने साथ जमा करना है। वो जिरगे से पहले हरमान काया मेरे भाई को देगा। काय की ताकत आलिम शाह के लिए जरूरी है। जवाबन कोशिश कहता है आप इस बात का इतना यकीन कैसे कर सकते हैं उस्मान साहब? तो उस्मान कहता है काफिर खेल खेलने में बहुत माहिर हैं कोशिश। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मैं इन खेलों को खराब करने में माहिर हूँ। अब अपने सबसे काबिल एतमाद आदमी को एलची बनाकर भेजो और नेकुला को खेल के बारे में बताओ। इस पर तुर्गुत पूछता है वो कैसे उस्मान साहब, क्या हम जाकर अब नेकुला के लिए काम करें? यह सुनकर उस्मान कहता है हर चीज का वक्त होता है। अब हम जो करने जा रहे हैं उससे मेरे भाई को रोकना है जो वजीर की सोच के मुताबिक काय की पोस्ट पर बैठेगा। तो कोशिश कहता है मैं आपको समझ गया उस्मान साहब। फिर कोशिश कमांडर के एरोज से कहता है फौरन नेकुला के पास जाओ, उससे लफ्ज बलफ्ज वो बताओ जो उस्मान साहब ने कहा है। यह सुनते ही कमांडर के रोज वहाँ से चला जाता है और उस्मान तुर्गुत से कहता है तुर्गुत साहब कुछ सिपाहियों को हुक्म दें कि वो अपने भाई गुप्तोक और दीगर शोधा को दफन करें। हम अपने घोड़े कोनिया की तरफ दौड़ाएंगे। यह सुनकर कोतान से कहता है कोतान सिपाही उस तरफ भेजो जहाँ पे हमारे भाई शहीद हुए हैं। हुक्म मिलते ही कोतान चला जाता है और उस्मान कहता है सुल्तान मसूद सल्जोक रियासत के सुल्तान हैं और मैं उनका सरदी सरदार हूँ। मुझे कोनिया जाना है। तो तुर्गुत कहता है यह महफूज नहीं है उस्मान साहब, अगर आप जाएं और वापस ना आए तो क्या होगा? अगर वो आपको मार दे तो क्या होगा? फिर हम क्या करेंगे? जवाबन उस्मान कहता है वो मुझे वहाँ इतनी आसानी से नहीं मार सकते। उन्होंने बेलिजिक में अपनी किस्मत आजमाई। ग्यागातू और आलिम शाह मिलकर काम कर रहे हैं, ये वाज़ेह है। और यही वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि मैं सुल्तान तक जाऊं। इस वजह से मैं सुल्तान के पास जाकर सब कुछ बताऊंगा, वो मुझे मेरा हक देंगे। इस पर तुर्गुत कहता है जब तक ये मामला है मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा उस्मान साहब, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। इसके अलावा मैं एक आदमी को जानता हूँ जो हमें महल के अंदर लेकर जा सकता है। यह सुनकर कोशिश कहता है जब तक ये मामला है मैं भी आपके साथ जा रहा हूँ उस्मान साहब। हम अपने घोड़ों को फौरन कोनिया लेकर जाएंगे। उन दोनों के साथ देने पर उस्मान बहुत खुश होता है और कहता है अरे माशाल्लाह, चलो फिर घोड़ों की तरफ। इसके साथ ही वो सब वहां से रवाना हो जाते हैं। तो नाजरीन हमारी एपिसोड नंबर 62 का भी यहीं पे इख्तिताम होता है।